नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं जीएस सेक्शन में इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज, जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्लस हिमाचल प्रदेश टीजीटी, जेबीटी, टेट कमीशन एंड अदर जो है आपके स्टेट एंड सेंटर के जितने भी एग्ज़ाम हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्कोर को इंक्रीज़ करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन सीरीज आपकी रहने वाली है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर बात करें तो इसमें पूछा गया है कि किसने कहा मैं ही राज्य और मेरे शब्द ही कानून है। तो फर्स्ट शब्द जो है आपका फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है उसमें दिया गया है कि किसने कहा था कि मैं ही राज्य और मेरे शब्द ही कानून है। लुई 15, लुई 14, लुई 18 या लुई 13। तो इसका तो सही आंसर होगा लुई 14 के द्वारा ये आपकी कोटेशन दी गई थी कि मैं ही राज्य और मेरे शब्द ही कानून है, क्योंकि वो निरंकुश एक शासक था और इसी निरंकुश शासन व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में। और 1789 में परंतु जब क्रांति हुई थी तब वहाँ का शासक लुई 14 नहीं बल्कि लुई 16 था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा गया है भारत में वोट डालने की न्यूनतम आयु कितनी है। भारत में वोट डालने की न्यूनतम आयु कितनी है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर 18 वर्ष। ठीक है, कितनी 18। जबकि इससे पहले कितनी थी 21 वर्ष। 21 से 18 वर्ष कब की गई थी 1989 में 61 जो आपका अमेंडमेंट हुआ था उसके तहत क्या है ये आयु आपके जो है कम की गई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की अगर बात करें भूकंपरोधी भवन की आकृति कैसी होनी चाहिए। तो भूकंपरोधी जो भवन है वो कैसे होने चाहिए, ट्रायंगल शेप में होने चाहिए, त्रिभुजाकार। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें लोकतंत्र में कौन शासन चलाता है। जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में कौन शासक आपका जो है शासन चलाता है। तो अगर शासन चलाने की यहाँ पर बात करें तो लोग, पूंजीपति लोग या फिर केवल विधानपालिका या सभी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर लोगों के द्वारा यहाँ पर जो है शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है। समस्त शक्तियाँ डेमोक्रेसी में लोगों के पास होती हैं और इसीलिए अब्राहम लिंकन ने कहा है लोकतंत्र के संदर्भ में कि लोगों के लिए लोगों द्वारा शासन ही लोकतंत्र है। ठीक है, क्योंकि जनता ही लोकतंत्र में क्या है अपने प्रतिनिधि का स्वतंत्रता पूर्वक मतों का प्रयोग करके अपने ऊपर शासन करने के लिए उनका चुनाव करते हैं, उसी को लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है भारत का संविधान है। अब कैसा है भारत का संविधान, कठोर है, लचीला है, मिश्रित है या इनमें से कोई नहीं। तो भारत का संविधान दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का जो संविधान है वो ना तो कठोर है और ना ही लचीला है। भारत का जो संविधान है वो ना तो कठोर है और ना ही लचीला है बल्कि मिश्रित संविधान है। किसका मिश्रण है, कठोर और लचीले का। इतना भी कठोर नहीं है कि उसको बदला ही नहीं जा सके और इतना भी लचीला नहीं है कि उसको आसानी से बदला जा सके। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास पूछा गया है संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो संविधान का दिवस कब मनाया जाता है 26 नवंबर, 26 जनवरी, 25 जनवरी या 24 जनवरी। दोस्तों संविधान दिवस उस दिन मनाया जाता है जिस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। तो 26 नवंबर सन 1949 को हमारा जो संविधान है वो बनकर तैयार हुआ था। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर। तो 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत कब की गई थी। प्रोजेक्ट टाइगर यानी बाघ को सुरक्षित करने के लिए या बाघ को प्रोटेक्ट करने के लिए, टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो योजना है 1873, 1956, 1983 या 1973। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है। तो बाघ जो प्रोजेक्ट जो टाइगर योजना है वो कब चलाई गई थी, वो चलाई गई थी आपकी कब आपके जो है 1973 में। क्वेश्चन पूछा गया है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए संसद में कितने अनुमोदक की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, उपराष्ट्रपति बनने के लिए संसद में कितने आपके जो है संसद में कितने अनुमोदक की आवश्यकता होती है 50, 55, 52 या फिर आपके जो है 20। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 20। कितने दोस्तों 20। तो 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद ही क्या है आपका राष्ट्रपति का चुनाव आप जो है लड़ सकते हैं। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया गया है इसमें क्या पूछा गया है कि आपकी जो है राजसमंद झील वो आपकी किस राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है राजसमंद झील किस राज्य में है।
मेघालय, मध्य प्रदेश, राजस्थान या आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। राजस्थान में आपकी जो है राजसमंद झील है, पिछोला झील है, नक्की झील है, डिंडवाना झील है, ठीक है। सांबर झील जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो आपकी राजस्थान के अंदर है। हालांकि पुलकित जो झील है, पुलकित जो झील है वो कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश के अंदर है, ठीक है। और लाखा बंजारा और भोजताल जो झील है वो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है देवप्रयाग में कौन सी नदी जो है अलकनंदा से संगम करती है। क्वेश्चन नंबर 10, देवप्रयाग में कौन सी नदी अलकनंदा के साथ संगम करती है या फिर अलकनंदा के साथ मिलती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है गंगा, फिर है यमुना, भागीरथी या मंदाकिनी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भागीरथी। यानी भागीरथी और जो आपकी जो अलकनंदा है इसका संगम कहाँ होता है, देवप्रयाग के अंदर होता है। और इसके बाद ही जो आगे नदी बनती है वो गंगा के नाम से जानी जाती है। और भागीरथी नदी के ऊपर ही भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध बना है, ठीक है, जो उत्तराखंड के गढ़वाल के अंदर बना है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें, विश्व के अधिकतर देशों में देश शासन प्रणाली को स्वीकार किया है। यानी वर्ल्ड के अधिकतर जो कंट्रीज़ है उन्होंने कौन से शासन व्यवस्था को अपनाया है, मिलिट्री रूल या फिर लोकतांत्रिक, एकदलीय या अध्यक्षात्मक। तो मिलिट्री रूल कुछ एक देशों के अंदर है, जैसे फॉर एग्जांपल उदाहरण पाकिस्तान ले लो आप, ठीक है, या फिर लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी, एकदलीय यानी आपका जो है सिंगल पार्टी, या फिर अध्यक्षात्मक, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था। यानी मैक्सिमम जो कंट्रीज है उसमें लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। एक दलीय की अगर बात करें तो एक दलीय मतलब जहां पर एक ही दल का शासन व्यवस्था चलती हो, जैसे रशिया, साम्यवादी या फिर आपके जो कम्युनिस्ट पार्टी या फिर साम्यवादी जो है आपके वहाँ पर विचारधारा को लोग जो है समर्थन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें, सरकार का चौथा स्तंभ किसे माना जाता है। यानी सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका, ठीक है। सरकार के कितने अंग होते हैं, 3, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधानपालिका। और जो चौथा अंग पूछा है तो चौथा जो आपका अंग है वो है प्रेस, मीडिया, ठीक है। क्योंकि मीडिया के माध्यम से ही सरकार की प्रत्येक गतिविधि जनता तक पहुंचती है और जनता की तमाम समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का यही एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, ठीक है। आपका जो है महत्वपूर्ण जो है आपका साधन है, ठीक है। इसीलिए मीडिया को स्वतंत्र और उसे निष्पक्ष जो है रहने का अधिकार प्रदान किया गया है। न्याय आपकी जो प्रेस की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता या फिर इसके ऊपर जो आने जाने पर प्रतिबंध जो लगाया गया है कि भाई इसको कहीं पे भी आने जाने से नहीं रोका जा सकता मीडिया और प्रेस को, तो इसीलिए स्वतंत्रता ये जो अधिकार इसको प्रदान किया गया है मीडिया और प्रेस को स्वतंत्र रखने का, तो वो है आर्टिकल नंबर 19 के ए में, ठीक है। आर्टिकल नंबर 19 का जो ए है उसमें मीडिया की स्वतंत्रता के बारे में बात हुई है। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करें, साकेत किसका पुराना नाम था, मगध, पाटलिपुत्र, अवध या वैशाली। तो अवध इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। साकेत जो था ये अयोध्या का पुराना नाम था, ठीक है। वैशाली, पाटलिपुत्र, मगध की अगर बात करें इसमें से पाटलिपुत्र की, तो इसका पुराना नाम कुसुमपुरा था। क्या नाम था, कुसुमपुरा, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करें, कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता। लगभग बांग्लादेश के साथ जो सीमा लगती है 4096 किलोमीटर की सीमा लगती है, 4096 किलोमीटर की सीमा लगती है, जिसमें से सबसे जो ज़्यादा जो सीमा बनाता है वो पश्चिम बंगाल बनाता है। कौन बनाता है, भारत का पश्चिम बंगाल बनाता है। तो ये जो सीमा है हमारी सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल बाउंड्री बांग्लादेश के साथ ही भारत साझा करता है। और इनमें से कौन सा राज्य है भारत का जो बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल या अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है ये पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा नहीं करता, त्रिपुरा बिल्कुल करता है। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में जो 0 डिग्री जो लाइन है वो आपकी क्या है, वो लगती है। तो शून्य रेखा भारत के त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में है। मेघालय बिल्कुल यहाँ इसके साथ सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा जो है लंबी जो बाउंड्री है, लगभग 2200 से अधिक जो किलोमीटर की जो आपकी सीमा है वो अकेली पश्चिम बंगाल जो राज्य है वो आपका बनाता है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका जो है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है हमारे पास, इसमें बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसमें जो बताया गया है कि भगत सिंह को किस जेल में फांसी हुई थी। भगत सिंह जो आपके प्रमुख क्रांतिकारी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के एक प्रमुख जो है लीडर थे, इनको किस जेल में फांसी हुई थी। हालांकि इनको जो फांसी हुई थी 23 मार्च 1931 को हुई थी। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तीनों के तीनों क्रांतिकारियों को
तो इनको कहाँ पर फांसी हुई थी? यरबदा जेल, सेलुलर जेल, या फिर लाहौर जेल या रंगून जेल? तो इनको हुई थी लाहौर जेल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। सेलुलर जो जेल है ये अंडमान निकोबार में है, यरबदा जेल उत्तर प्रदेश में है, और रंगून जेल जो है आपके बर्मा या म्यांमार, आज का जो म्यांमार है वहाँ पर है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करें, भारत की पहली महिला दलित अध्यापिका कौन थी? यानी भारत की पहली महिला दलित अध्यापिका कौन थी? एनी बेसेंट, पंडिता रमाबाई, सावित्रीबाई फुले, या फिर आपकी जो है सरोजनी नायडू? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। पंडित रमाबाई जो थी वो पहली महिला शिक्षिका थी। ठीक है, तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें, महाड़ आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? महाड़ जो आंदोलन है ये एक दलित आंदोलन था जो आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा चलाया गया था। 1928 के आसपास में जो ये आंदोलन चला था महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, तो ये आपके जो छुआछूत को ख़त्म करने के लिए, या फिर आपका मंदिर प्रवेश आंदोलन, या फिर आपका जो है पानी को लेकर के ये आंदोलन हुआ था। पानी भरने पर प्रतिबंध वहाँ पर दलित लोगों के ऊपर लगाया जाता था। ठीक है, तो इसी संदर्भ में ये आंदोलन था, छुआछूत को ख़त्म करने से संबंधित ये आपका जो है आंदोलन था, और इसी उद्देश्य से अंबेडकर साहब ने इसको आंदोलन को शुरू किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात करें, किस मुगल बादशाह को स्थापनाओं का राजकुमार कहते हैं? कि किस एक मुगल बादशाह को स्थापनाओं का राजकुमार कहते हैं? ऑप्शन है हुमायूं, शाहजहां, अकबर या जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 18, हुमायूं, शाहजहां, अकबर या जहांगीर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शाहजहां, क्योंकि शाहजहां के द्वारा बहुत सारी ऐसी भवन जो है आपके इमारतें ऐसी बनाई गई थी जो आज भी बिल्कुल जीवित अवस्था में खड़ी है। जैसे आगरा का ताजमहल की अगर बात करें, शाहजहां ने बनाई थी। ठीक है, 1631 में आपकी जो है उनकी जो बेगम थी मुमताज़, उनका क्या है देहांत हो जाता है प्रसव पीड़ा के कारण, और इसी कारण से उन्होंने 1632 में ताजमहल की नींव रखी, और लगभग 20 साल के बाद इसको बनने के लिए 20 साल लगे थे। इसका प्रमुख जो आर्किटेक्ट था वो था उस्ताद अहमद लाहौरी, और इसका प्रमुख जो आपका जो चित्रकार या फिर जिसने इसको डिज़ाइन तैयार किया था वो था आपका उस्ताद ईशा खान। ठीक है, और इसी के अलावा शाहजहां के द्वारा दिल्ली का लाल किला जो आपका जो है आज भी बिल्कुल जीवित अवस्था में है। ठीक है, जीर्णोद्धार अवस्था में है, तो ये भी जो है इन्होंने ही बनाया था। हुमायूं की बात करें तो इन्होंने चौसा और आपका बिलग्राम का युद्ध लड़ा था। अकबर को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल इसके काल को कहते हैं, जबकि जहांगीर के काल को न्यायप्रियता के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करें, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी थॉमस स्मिथ। कौन था दोस्तों? थॉमस स्मिथ। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल नहीं पूछा गया है, केवल गवर्नर पूछा गया है, थॉमस स्मिथ। वॉरेन हेस्टिंग कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। ठीक है, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? गवर्नर जनरल कौन था? आपका जो है वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव की अगर बात करें तो ये बंगाल का अंतिम गवर्नर था। ठीक है, और पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वो था आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया है? लेब्स की नीति के अनुसार ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने वाली पहली भारतीय रियासत कौन सी थी? तो लेब्स की जो नीति है वो आपका 1848 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू की गई थी, जिसमें कि आपका लेब्स की नीति का मतलब है कि हड़प की नीति। ठीक है, इसमें हड़प की नीति क्या थी कि कोई भी देशी रियासत का राजा जो निसंतान जिसकी मृत्यु हो जाती थी उसको किसी भी प्रकार के कोई अन्य पुत्र को गोद लेने का अधिकार नहीं था, और उस राजा के मरने के बाद उसके साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया जाता था। यही था लेब्स का सिद्धांत। ठीक है, तो इसके तहत बहुत सारी रियासतें भारत में मिलाई गई। तो इसमें से पहली रियासत कौन सी थी? तो पहली थी ऑप्शन नंबर सी सतारा, महाराष्ट्र के अंदर ये आपकी पड़ती है, और 1848 में लेब्स के तहत मिलाई जाने वाली पहली रियासत थी। ठीक है, और इसके बाद बहुत सारी रियासतें मिलाई गई थी, लखनऊ मिलाई गई थी, झांसी मिलाई गई थी, बघाट मिलाया गया था। ठीक है, तो ये सारी रियासतें जो थी वो आपकी लेब्स के तहत आपकी जो है मिलाई गई थी, तो ये आपने ध्यान रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 21 की अगर बात करें, किस एक व्यवस्था के तहत अवध का विलयकरण किया गया था? जो अवध था उसका विलयकरण ब्रिटिश साम्राज्य में किस एक नीति के द्वारा किया गया था? सहायक संधि, ऑप्शन नंबर ए कुशासन, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी लेब्स, ऑप्शन नंबर डी हड़प की नीति। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, कुशासन। यानी जो लॉर्ड डलहौजी था उसने अवध के ऊपर जो है कुशासन का आरोप लगा करके आपका जो कुशासन का आरोप लगा करके अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। इसके ऊपर आरोप लगाया गया कि यहाँ पर जो आपका अवध का जो शासक है, अवध का जो आपका निज़ाम है, उसको शासन करने में आपके जो है शासन करने में वो क्या है ढीले बरत रहा है, या फिर उसको सही ढंग से शासन वहाँ पर नहीं कर रहा है। वहाँ पर जो है आपका धर्म के आधार पर या फिर सांप्रदायिक जो दंगे हैं
वो लगातार होते जा रहे। इसी कारण से अंग्रेजों ने स्थिति अपने हाथ में लेने का निश्चय किया और अवध को आपका जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर बात करें तो 22 में पूछा गया है कि फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ था। दोस्तों इसमें थोड़ा यहाँ पर आपके जो है ऑप्शन नहीं दिख रहे, तो इसका सही आंसर होगा 1799 में आपका फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान मारा जाते हैं। ठीक है, मैसूर के जो शासक शेर ए मैसूर जो अपने आप को कहलाते थे टीपू सुल्तान, ठीक है, हैदर अली का जो पुत्र था, मैसूर का शासक था, ये चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में मारे जाते हैं। और मारे जाने के बाद जो है वहाँ पर जो है आपका वहाँ का जो शासन व्यवस्था है वो अंग्रेजों ने अपने अंडर ले ली थी और मैसूर को जो है आपका 1799 के बाद जो है वो आपके ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। ये था क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 23 जो है इसमें पूछा गया है कि क्रिप्स जो मिशन है वो भारत आया था। अब क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? 1946, 1942, 1943 या 1945। तो दोस्तों क्रिप्स मिशन भारत आया था, वो आया था 1942 में। कब आया था? 1942 में। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य था भारत को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल करना और युद्ध के बाद भारतीयों के लिए संविधान सभा का निर्माण या संविधान सभा का गठन करना। ठीक है, परंतु महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया था और महात्मा गांधी ने यहाँ तक कि उसको पोस्ट डेटेड चेक जो है वो कहकर जो है आपका संबोधित किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 की अगर बात करें तो साइमन कमीशन की नियुक्ति कब की गई थी? साइमन कमीशन जो नियुक्त किया गया था सन 1927 में किया गया था, जबकि भारत कब आया था? सन 1928 में आया था। ठीक है, जिसे कि श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। अभी हाल ही में TGT-RS का जो एग्जाम हुआ था 5 नवंबर को, उसके अंदर जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था कि श्वेत कमीशन किसे कहते हैं। वो कहते हैं साइमन कमीशन को, क्योंकि साइमन कमीशन के 7 सदस्य थे और सातों के सातों सदस्य हैं वो अंग्रेज थे, इसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था, इसीलिए भारतीयों ने इसको नाम दिया श्वेत कमीशन। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 25 की अगर बात करें तो इसमें पूछा गया है दूसरा विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। दोस्तों पहला जो विश्व धर्म सम्मेलन है वो कहाँ पर आयोजित किया गया था? शिकागो में, जिसमें स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। ठीक है, 1800 आपका जो है 93 में हुआ था। दूसरा जो हुआ था, दूसरा 1900 की सीरीज में हुआ था, फ्रांस के अंदर हुआ था। फ्रांस का जो पेरिस है वहाँ पर दूसरा सम्मेलन जो है आपका आयोजन किया गया था। मॉन्ट्रियल जो शहर है वो कनाडा के अंदर है। 16 सितंबर 1987 को यहाँ पर जो है आपका ओजोन सम्मेलन हुआ था। कहाँ पर? और मॉन्ट्रियल के अंदर। तो इसका क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 की अगर बात करें, विश्व की मांस मंडी के नाम से किसे जाना जाता है? वेनिस, दुबई, वुहान या शिकागो? तो इसका सही आंसर होगा शिकागो। ठीक है, तो शिकागो को ही क्या है, विश्व की मांस मंडी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 27 की अगर बात करें, प्रार्थना समाज के प्रवर्तक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे दयानंद सरस्वती, मैडम ब्लवात्स्की, केशव चंद्र सेन या सभी? तो इसका सही आंसर होगा केशव चंद्र सेन। ठीक है, केशव चंद्र सेन और आपका जो है आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना करी थी। ठीक है, मैडम ब्लवात्स्की की अगर हम बात करें तो इन्होंने सत्य शोधक समाज की जो है आपकी थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लवात्स्की ने की थी, जबकि भारत में इसका प्रचार श्रीमती एनी बेसेंट ने किया था। और दयानंद सरस्वती की अगर बात करें तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये भी आपने यहाँ पर ध्यान रख लेना है, क्योंकि दोस्तों ये जो टेस्ट सीरीज है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मार्क्स को इंक्रीज करने के लिए काफ़ी हेल्प आप लोगों की करने वाली हैं। तो ये स्पेशली हिमाचल प्रदेश TGT का जो कमीशन है, JBT कमीशन है, TGT मेडिकल, नॉन मेडिकल एंड आर्ट्स कमीशन प्लस अदर जितने भी एग्जाम हैं स्टेट या सेंटर के, उसमें अच्छा स्कोर जो है आपका दिलाने के लिए आपकी जो टेस्ट सीरीज है काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो लगातार आप बने रहिए हमारे चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 28 की अगर बात करें, माउंट इरेबस ज्वालामुखी कहाँ पर है? माउंट जो इरेबस ज्वालामुखी है वो सक्रिय ज्वालामुखी है, वो कहाँ पर है? अंटार्कटिका में। कहाँ पर है दोस्तों? अंटार्कटिका के अंदर। ठीक है, जापान के अंदर अगर हम बात करें तो जापान के अंदर भी आपका जो है ज्वालामुखी है। इटली के अंदर है, इटली का जो सिसिली है वहाँ पर भी ज्वालामुखी, आपके जो ज्वालामुखी क्षेत्र हैं। इक्वाडोर में भी ज्वालामुखी क्षेत्र हैं। ठीक है, तो ये आपने जो है ज्वालामुखी का टॉपिक हमने बिल्कुल डिटेल से जो है डिस्कस किया है। कहाँ पर? ज्योग्राफी के सेशन में। अगर आप ज्वालामुखी के टॉपिक को देखना चाहते हैं या फिर पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के ज्वालामुखी के टॉपिक को आप ज्योग्राफी के सेशन में जाकर के उसको डिस्कस कर आपके जो है आपका जो है स्टडी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, किसे यूरोप का गर्म कंबल कहते हैं? यानी आपका जो है हॉट जो ब्लैंकेट है वो किसे कहते हैं, या स्टीम ब्लैंकेट है वो किसे कहते हैं? तो लेब्राडोर, होमबर्ट, गोल्फ स्ट्रीम या कोई नहीं?
दोस्तों ये जलधाराएं हैं सारी, लेब्राडोर की जलधारा, होम्बोल्ट की जलधारा, गोल्फ स्ट्रीम जलधाराएं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोल्फ स्ट्रीम। तो गोल्फ स्ट्रीम जो है ये इक्वेटोरियल लाइन से आपकी जो है निकलती है, अटलांटिक महासागर में से निकलती है और अटलांटिक महासागर से होते हुए आपकी जो है ये यूरोप में चली जाती है। एक गर्म जलधारा है और यूरोप आपका ठंडा प्रदेश है, तो यूरोप के गर्म क्षेत्र को ये क्या सॉरी ठंडे क्षेत्र को ये गर्म कर देती है और इसी कारण से इसे यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना, जलधाराओं से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। बहुत सारी जलधाराएं होती है जो आपकी, एक बात आपने ध्यान रखना, कोई भी जलधारा है जो इक्वेटर लाइन से लेके ध्रुव की तरफ जाती है, यदि कोई जलधारा इक्वेटर लाइन से ध्रुव की तरफ जाती है तो वो गर्म जलधारा होगी, और जो भी जलधारा ध्रुवों से इक्वेटर की तरफ आएगी वो कैसी होगी, ठंडी जलधारा होगी। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया था कि कैंटबरी शीतोष्ण घास का मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं। कैंटबरी घास के मैदान के बारे में हमने बिल्कुल डिस्कस किया था। प्रेरी घास के मैदान, वेल्ड घास के मैदान, स्टेपिस घास के मैदान, ठीक है, पंपास, कंपास, ठीक है, कैंटबरी, ये सारे घास के मैदान हैं। ग्रासलैंड, इसमें से कुछ घास के मैदान उष्णकटिबंधीय हैं तो कुछ आपके कैसे हैं, शीतोष्ण कटिबंध है। ठीक है, तो यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है कौन सा, कैंटबरी। तो कहाँ पर ये पाया जाता है, तो ये पाया जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी आपका जो है न्यूजीलैंड के अंदर ये पाया जाता है। ठीक है, कौन सा घास का मैदान, आपका कैंटबरी। क्लियर। तो इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 31 की, तो क्वेश्चन नंबर जो 31 है हमारे पास, उसमें पूछा गया है कि आपका जो है क्षेत्रफल के आधार पर पांचवां सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। क्षेत्रफल के आधार पर पांचवां सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप या अंटार्कटिका। ऑप्शन नंबर डी, अंटार्कटिका। पहला सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया। दूसरे नंबर पे अफ्रीका, तीसरे नंबर पे है आपका उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर पे है दक्षिणी अमेरिका, पांचवें नंबर पे अंटार्कटिका है, छठे नंबर पे यूरोप है और सातवें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, यानी सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया था कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है दोस्तों, कुंचिकल जलप्रपात, जो आपका कहाँ पर है, कर्नाटक के अंदर ही है और आपकी जो है ये बराही नदी के ऊपर है। ठीक है, और जो धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर दोस्तों, ये आपके जो है नर्मदा नदी के ऊपर है, जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर है। और महात्मा गांधी प्रपात और जोंग जलप्रपात एक ही है। ठीक है, इसको पहले जोंग गोरसप्पा या महात्मा गांधी प्रपात के नाम से जाना जाता था। ये आपका जो है पहले, ये आपका दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है भारत का और ये शरावती नदी के अंदर कर्नाटक के अंदर है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क जो है वो कौन था। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्की शासक कौन था, मोहम्मद बिन कासिम, बाबर, सुबुक्तगीन या मोहम्मद गजनी। सुबुक्तगीन ने आक्रमण किया था 712-13 में, परंतु ये अरबी आक्रमणकारी था। बाबर क्या था, ये आपका बाबर ने आक्रमण किया था 1519 में पहली बार आक्रमण किया था। फिर आपका जो है 1526 में आलम खान लोधी और दौलत खान लोधी के निमंत्रण पर इसने इब्राहिम लोधी को जो है वो पराजित किया था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन जो था ये आपका जो है गजनी साम्राज्य का एक संस्थापक भी कह सकते हैं, शासक भी कह सकते हैं, यानी मोहम्मद गजनी का आपका जो है पिता थे। ठीक है, तो इन्होंने जो थे, इसका सही आंसर होगा भारत पर आक्रमण करने वाले पहला तुर्क शासक था। ठीक है, जबकि मोहम्मद गजनी ने लगभग 17 बार भारत पर आक्रमण किया, जिसमें से 1009 में आपका जो इसने हिमाचल के नगरकोट पर आक्रमण किया था और वहाँ पर ब्रजेश्वरी मंदिर को आपका जो है लूटा था। ठीक है, उस समय वहाँ का शासक जगदीश चंद था। और 1025 में इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। सोमनाथ मंदिर जो था ये भीम आपका जो है द्वितीय के द्वारा वहाँ पर बनाया गया था। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रख लेना। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, औरंगजेब ने किस वर्ष जजिया कर को पुनः लागू किया था। जजिया टैक्स जो एक धार्मिक कर था जो गैर मुसलमानों के ऊपर लगाया जाता था, 1679 में जजिया कर को पुनः लागू किया आपका जो है लागू किया गया था। इससे पहले इसे अकबर ने हटाया था 1564 में। इससे पहले अकबर ने इसको समाप्त किया था 1564 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 35 की अगर बात करें, ग्रहों की गति का सिद्धांत किसने दिया था, यानी प्लेनेट मोशन थ्योरी किसकी है, बैगनर, केपलर, कोपरनिकस या हाइकेटस। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों केपलर। केपलर ने बताया था कि ग्रह आपके जो है गति करते हैं, कितने प्रकार से, 2 प्रकार से, घूर्णन और परिक्रमण। घूर्णन गति से पृथ्वी पर क्या होते हैं, दिन रात होते हैं, और परिक्रमण से वर्ष बदलते हैं और साथ में आपकी जो है ऋतुएं परिवर्तित होती है। ये किसने सिद्ध किया था, केपलर ने, जबकि कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की थी। ठीक है, तो ये भी आपने बात ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो सूर्य के बाद सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा कौन सा है। सूर्य के बाद पूछा गया है, सूर्य के बाद सबसे चमकीला तारा जो है वो कौन सा है, साइरस है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, शुक्र है या मिल्की वे है। तो साइरस है दोस्तों, साइरस जिसे कि डॉग स्टार के नाम से भी जाना जा सकता है। ठीक है, पृथ्वी के सबसे निकट जो तारा है चमकीला वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है, तारा नहीं है ये। ठीक है, और मिल्की वे क्या है, हमारी गैलेक्सी है। ठीक है, तो ये हमने ध्यान रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 37 में जो पूछा गया है
वो है आपका कि गलत वाक्यों का आपने चयन करना है। गलत वाक्यों का आपने चयन करना। चक्रवात के केंद्र में वायु दाब अधिक रहता है। जो चक्रवात आता है, चक्रवात में क्या है, हवाएं बिल्कुल गोल गोल घूमती हैं, ठीक है, हवाएं बिल्कुल आपकी कैसे चलती है, गोल गोल घूमती हैं। तो चक्रवात जब आता है तो यहाँ पर जो हवा है, हवा का दाब है अंदर कैसा रहता है, निम्न रहता है। कैसा रहता है, निम्न रहता है। और बाहर कैसा रहता है दोस्तों, उच्च रहता है। तो हवा हमेशा उच्च दाब से लेकर निम्न की तरफ बढ़ती है, ऐसे अंदर की तरफ बढ़ती है, ठीक है। तो यहाँ पहला प्लीज स्टेटमेंट क्या कह रही है कि चक्रवात के केंद्र में वायु दाब निम्न रहता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। जब चक्रवात आता है तो उसके केंद्र का जो दाब है वो कैसा रहता है, निम्न रहता है। इसीलिए हवा बाहर से अंदर की तरफ आती है। प्रति चक्रवात में केंद्र में जो वायु का दाब है वो उच्च रहता है। बिल्कुल प्रति चक्रवात में जब जो प्रति चक्रवात होता है, जब प्रति चक्रवात चला जाता है या फिर प्रति चक्रवात आता है तो केंद्र में कैसी रहेगी, हवा कम रहेगी, उच्च हाई रहेगी, और बाहर कैसी रहेगी, निम्न रहेगी। तो हवा क्या चली जाएगी प्रति चक्रवात में, अंदर से बाहर की तरफ जाएगी। तो ये भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आपने गलत वाक्य ढूंढना है। वायु दाब को ऑटोमीटर से मापा जाता है। बिल्कुल गलत, गलत दोस्तों, ऑटोमीटर नहीं बल्कि बैरोमीटर से मापा जाता है। किससे, बैरोमीटर से मापा जाता है, ठीक है। तो 3 आपका हो गया, ये गलत है। ऑटोमीटर में पारा लगा होता है जो वायु दाब की निम्नता और वृद्धि को दर्शाता है। बिल्कुल आपकी वायु दाब मापने के लिए जो पारे के माध्यम पारा उसमें लगाया जाता है जो वायु दाब की निम्नता और वृद्धि को मापता है, परंतु ऑटोमीटर में नहीं बल्कि बैरोमीटर में लगा होता है। तो 3 और 4 आपके स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 3 और 4 क्या है, गलत है, बाकी सारी सही है। क्वेश्चन नंबर 38 की अगर बात करें, सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, सबसे ज्यादा गर्म ग्रह कौन सा, ऑप्शन नंबर ए शुक्र। कौन सा है, शुक्र। ये सबसे गर्म ग्रह है क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो सबसे ज़्यादा है। बुध सूर्य के सबसे निकट है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। शनि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। और मंगल को हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 की अगर बात करें, कौन एक सौर मंडल का हिस्सा नहीं है, ग्रह, उपग्रह, शुद्ध ग्रह या प्लूटो। अब प्लूटो को 2006 में सौर अध्याय में से हटा दिया गया क्योंकि इसका ऑर्बिट एक तो क्लियर नहीं है, ये एक दूसरे जो है वरुण ग्रह की कक्षा को काटता था, और दूसरा इसकी आकृति नहीं है, और तीसरी बात ये कि आपका जो है चंद्रमा से भी छोटा है, ठीक है। एक तो ये चंद्रमा से छोटा है, छोटा होने के कारण, और दूसरा आपका जो है ये जो है वरुण की कक्षा को काटता था, इसका ऑर्बिट क्लियर नहीं है। इसी कारण से इसको जो है आपका जो है सौर अध्याय में सन 2006 में जो है इसको बाहर किया गया कि ये सौरमंडल का हिस्सा नहीं है, ये ग्रहों में इसको शामिल नहीं किया जा सकता। लास्ट क्वेश्चन है आज का, पृथ्वी 15 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगाती है। दोस्तों हमारी पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट लगाती है। कितने लगाती है, 4 मिनट लगाती है। 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट लगाती है। तो 15 डिग्री घूमने के लिए कितने लगाएंगे, 15 चौका 60 यानी 1 घंटा। कितना लगाएंगे दोस्तों, बी ऑप्शन 1 घंटा, ठीक है। तो ये हमने आज की टेस्ट सीरीज में बात किया आपका जो है मुख्यतः किसके बारे में, जीएस की ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट जो टेस्ट सीरीज थी, प्रश्न सीरीज थी, उसके बारे में डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्तों ये जो टेस्ट सीरीज है आने वाली परीक्षाओं के लिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और आपकी काफ़ी उपयोगी है होने वाली है। जीएस के सेक्शन में स्कोर को हाई करने के लिए, हाईएस्ट करने के लिए, स्कोर को इंक्रीज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा आपको जो है ये हेल्पफुल होने वाली है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।